गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के पाठ 15 जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है नीलकंठ, जिसके भाग 1 के बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि नीलकंठ किसका नाम होता है। इस पाठ में मोर का, जबकि नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? नीला है कंठ, जिसका अर्थार्थ भगवान शिव। परंतु इस पाठ में नीलकंठ नाम रखा गया मोर का, जिसके बारे में हमने कि लेखिका ने मोर मोरनी का जोड़ा खरीदा था, फिर उनको किस प्रकार से अपने घर लेके आई थी, सभी पशु पक्षियों के साथ में खेलने के लिए उन्हें भी छोड़ा गया था। इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया और किस प्रकार से सभी पशु पक्षियों के साथ वो घुल मिल गया, सेनापति की तरह उनका संरक्षक बन गया और उसका सभी पशु पक्षियों के प्रति क्या आपसी प्रेम था, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नीलाभ ग्रवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। नीलाभ मतलब नीले रंग की गर्दन के कारण मोर का नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ। और उसके समान मोर की छाया के समान प्रतिदिन साथ रहने वाली जो मोरनी थी, उसका नाम क्या हो गया? राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। और लेखिका कहती कि मुझे खुद को नहीं पता कि किस प्रकार से वो चिड़ियाघर की जितने भी जीव जंतु है उन सबका सेनापति बन जाता है, संरक्षक नियुक्त कर लेता अपने आप को। खरगोश, कबूतर और जितने भी जीव जंतु है सभी को इकट्ठा करके वो जिधर दाना दिया जाता है उधर ले जाता है, और कोई भी इधर से उधर गड़बड़ करता है तो वो अपने तीखी पैनी चोट से उन पर प्रहार करने लग जाता है, उन्हें दंड देने लग जाता है। खरगोश के छोटे बच्चे को वह चोट से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और तब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। आर्त क्रंदन मतलब अपनी दर्द भरी आवाज में जब तक वह रो नहीं लेते तब तक उन्हें अपने होठों के बीच में लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, और जिस प्रकार से वो उसकी जो चोंच थी बहुत ही तीखी थी, तो कभी कभी खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके कान कट जाते थे, उनके कर्ण छेद हो जाते थे, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उस जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेले रहते थे। और फिर भी वो सभी जो जीव जंतु थे वो इस प्रकार से अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाता था मिट्टी में कि सभी उसके आगे पीछे छुआछूत खिला करते थे। ऐसी ही स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश मतलब खरगोश का छोटा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। नेक्स्ट देखते। आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा लिया था, और जैसे ही वो सभी पशु पक्षी खेल रहे थे वहां पर अचानक से एक सांप आ जाता है, तो दूसरे सभी तो छिप जाते हैं परंतु एक छोटा खरगोश का बच्चा होता है जिसको सांप पकड़ लेता है। तो सांप क्या करता है, उसको निगलने के लिए उसका आधा जो शरीर होता है अपने मुंह में दबा लेता है, शेष आधा बाहर रहता है। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता। तीव्र मतलब जो खरगोश का बच्चा होता है जब उसको सांप अपने मुंह में दबा लेता है तो वो ज़्यादा जोर से अपनी आवाज़ नहीं निकाल सकता, किसी को स्पष्ट सुनाई दे ऐसी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि जिससे वो छिपे हुए पक्षी कोई सुन सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और
वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। और जैसे ही ऊपर झूले में मोर सो रहा था तो उसे जरूर कानों में सुनाई दिया मंद मंद आवाज, और उसने उस आवाज को पहचाना और तुरंत नीचे आया। परंतु उसने सोचा कि अगर मैं चोंच मारूंगा तो खरगोश के भी लग जाएगी, वो भी घायल हो जाएगा। उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा, जो कि बेहोश सा हो गया था। जैसे ही उस ने मोर ने क्या किया, अपने पंजों से सांप को दबा लिया और इतने प्रहार किए, इतना उसके ऊपर चोट से मारा कि वो अधमरा हो गया। तो जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई तो खरगोश का बच्चा मुख से तो निकल गया, परंतु वो भी बेहोश सा हो गया। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। और राधा जो कि मोरनी थी, उसने कोई आवश्यकता करना तो आवश्यकता देना तो नहीं समझा, मतलब सहायता देना उसको आवश्यक नहीं समझा, परंतु उसकी जो मंद केका मतलब उसकी आवाज, जो कि जिससे कि असामान्य घटना की जो सूचना थी वो सब और प्रसारित हो गई थी, सब और फैल चुकी थी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड कर चुका था, यानी कि दो टुकड़े कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। और जैसे ही सांप के दो टुकड़े हो चुके थे, फिर मोर ने क्या किया, खरगोश के पास गया और रात भर अपने पंखों के नीचे उसको उष्णता देता रहा, गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। जो कार्तिकेय जी है, भगवान शिव के पुत्र, उनका जो वाहन है वो मयूर अर्थात मोर है। तो लेखिका कहती उन्होंने इस पक्षी को ही क्यों चुना, ये उसका मोर का रूप और उसका स्वभाव देखकर ही समझ में आ जाता है कि उसके अंदर कितनी दयालुता होती है, कितनी समझ होती है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। और जो ये चील बाज है, इनका जीवन तो क्रूर कर्म यानी कि बिना किसी दया का जीवन है। किसी पशु पक्षियों पर ये किसी प्रकार की कोई दया नहीं करते, ऐसे हैं। और इसी कारण से मोर को इनकी श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि मोर तो स्वयं दूसरे पशु पक्षियों की रक्षा करता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर वह नाचता था। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। और जैसे ही मेघों की यानी कि बादल जब छा जाते थे, उस सांवली छाया में, काले काले बादलों की छाया में वो इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाकर बैठ जाता था, नाचता रहता था। और जब मानो जैसे लय ताल के समान वो आगे पीछे सब तरफ बिना किसी लक्ष्य के घूम रहा हो। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में एक छंद रहता था। पर नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। यानी कि वो दोनों जब नृत्य करते थे तो बादलों की छाया में, तो राधा जो थी मोरनी नीलकंठ के समान तो नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी ताल में ताल मिला लेती थी और इस प्रकार से उसकी परिक्रमा करती थी, मानो जैसे कि उसके नृत्य में वो बराबर उसका साथ दे रही हो। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। नृत्य की भंगिमा में अर्थात नृत्य की जो मुद्रा होती है, नाचने की जो मुद्रा होती है, उसमें वो खड़ा हो गया। तब से नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयान्वित हो उठता था।
कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। और जब लेखिका के साथ कोई अतिथि आते थे तो वो खुद भी उनके उनके सामने भी वो अपने नृत्य की जो भंगिमा नृत्य करके बताता था तो इतना सम्मान पूर्वक और आश्चर्यचकित हो उठता था कि कुछ विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। और उसकी चोंच इतनी पैनी थी कि मानो एक भयंकर विषधर जो सांप था उसको भी वो खंडन खंडन कर सकता था, परंतु उसी चोंच से धीरे धीरे लेखिका के हाथ पर बड़े कोमलता से जो रखे हुए चने होते थे उठा उठा कर वो खाता था। तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता था, उन्हें हंसी भी आती थी। और जो फलों के वृक्ष होते थे उससे अधिक उन्हें फूलों के और कोमल कोमल पत्तों के वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीगर में वह इतना अस्थिर होता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। और जो जालीगर था सभी पशु पक्षियों का, तो जब वसंत ऋतु आती थी तो सुनहरी मंजरियों, जब पेड़ आम का पेड़ आमों से लद जाता था, भर जाता था और अशोक के जो लाल लाल कोमल कोमल पत्तों से वो ढक जाता था, तो जालीगर में वो इतना अस्थिर बेचैन हो उठता था कि मानो उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता था, बगीचे में उसको छोड़ना ही पड़ता था। इस पाठ के भाग 2 के बारे में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है, इस पाठ में आया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों को ढूंढकर व्याकरण सारणी बनाइए और पढ़ाए गए पाठ को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। थैंक यू।